हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग विद मी। सो आज की वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ आज से एनाटॉमी की लेक्चर्स। सो फर्स्ट यूनिट है सेल एंड टिश्यू, इसके बारे में आज पढ़ेंगे। धीरे धीरे एनाटॉमी के सारे जितने भी चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो सारे मैं कवर करने जाऊँगी। तो फर्स्ट इज़ सेल एंड टिश्यूज़। बेसिक इंट्रोडक्शन। हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए 6 लेवल्स होते हैं कोई भी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मतलब कि कोई भी ह्यूमन बॉडी बनी है तो उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स का मेन रोल होता है। इसमें 6 प्रोसेसेस हैं। फर्स्ट इज़ केमिकल प्रोसेस, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन लेवल, सिस्टम, होल बॉडी, कि किस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो बनी हुई है। केमिकल लेवल की बात करें तो इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं कुछ हमारी बॉडी के अंदर। सबसे पहले तो हमारी बॉडी जो होती है वो एटम से मिलके बनी होती है। फिर एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उसी तरीके से मॉलिक्यूल से आगे सेल बनेंगे, टिश्यू बनेंगे, तो सो एंड सो ये लेवल्स होते हैं। इस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर बनी होती है। तो फर्स्ट हम बात केमिकल लेवल की। केमिकल लेवल में मतलब हमारी बॉडी के अंदर 26 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्लासीफाई करते हैं 4 मेजर एलिमेंट्स में, 8 माइनर एलिमेंट्स होते हैं इसमें, एंड 14 ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। जो ये 4 मेजर एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये हमारी बॉडी का 98% पार्ट जो है वो मेजर एलिमेंट से बना होता है। दूसरी बात करें सेलुलर लेवल की। केमिकल में आ जाएंगे एटम 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल जब दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल बनेंगे तो एक सेल की फॉर्मेशन होती है। सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल 2 या 2 से ज़्यादा सेल बनती है तो टिश्यू। तो हमारी बॉडी जो होती है वो एटम से मिलके बनी होती है। फिर एटम्स मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उसी तरीके से मॉलिक्यूल से आगे सेल बनेंगे, टिश्यू बनेंगे, तो सो एंड सो ये लेवल्स होते हैं। इस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर बनी होती है। तो फर्स्ट हम बात केमिकल लेवल की। केमिकल लेवल में मतलब हमारी बॉडी के अंदर 26 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनको हम क्लासीफाई करते हैं 4 मेजर एलिमेंट्स में, 8 माइनर एलिमेंट्स होते हैं इसमें, एंड 14 ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। जो ये 4 मेजर एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये हमारी बॉडी का 98% पार्ट जो है वो मेजर एलिमेंट से बना होता है। दूसरी बात करें सेलुलर लेवल की। केमिकल में आ जाएंगे एटम 2 एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। मॉलिक्यूल जब दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल बनेंगे तो एक सेल की फॉर्मेशन होती है। सेल इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सेल 2 या 2 से ज़्यादा सेल बनती है तो टिश्यू। 2 या 2 से अधिक टिश्यू होते हैं तो उनसे फॉर्म होता है एक ऑर्गन। उसी तरीके से जब ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन जैसे कि हमारी बॉडी में ब्रेन है, हार्ट है, इन सब से जब ये सारे ऑर्गन्स मिलते हैं तो एक सिस्टम बनता है। और जब पूरा सिस्टम जब सारे सिस्टम मिल जाते हैं तो उससे हमारी पूरी होल बॉडी की फॉर्मेशन होती है। छोटी सेल है, सेल से मिलकर टिश्यू बना, टिश्यूज़ बहुत सारे टिश्यू बन के लेयर बन गई, उनसे एक ऑर्गन की फॉर्मेशन होती है। तो सपोज़ ब्रेन है, ब्रेन में सबसे पहले क्या हो गया, सेल के बाद टिश्यू बनने शुरू होंगे। फिर बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे हो जाएंगे तो जो हमारा ब्रेन है उसकी डेवलपमेंट शुरू होगी। ब्रेन की स्ट्रक्चर बनेगी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग उसकी जो भी है वो प्रोसेस होगी। जब हमारा ब्रेन बन जाएगा तो ब्रेन को हम एक सिस्टम का नाम दे देंगे। ब्रेन के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं उन सब से मिला के पूरा ब्रेन बनेगा। फिर वो सिस्टम मिला के ऐसे छोटे छोटे सिस्टम, तो उसी तरीके से इन सारे सिस्टम्स को मिला के वाइटल्स और जो मेजर माइनर और ये सिस्टम्स होते हैं इनको मिला के हमारी पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। दूसरा हम बात करेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के बारे में, कि हमारे जीने के लिए, बेसिक लाइफ के लिए क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है। कि ये हैं तो ही हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये इसका निमोनिक्स बनाया है मैंने, DGM2R। M2 मीन्स MM, RR। सो फर्स्ट इज़ डिफरेंशिएशन। अगर कोई भी बॉडी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें सबसे पहले डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अगर वो डिफरेंशिएट कर रही है, 1 से 2 में टूट रही है, जिस तरीके से डिवीज़न होता है, मियोसिस, मायोसिस, मायोटिक डिवीज़न, उसी तरीके से डिवीज़न है तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। दूसरा है ग्रोथ। अगर कोई भी चीज़ ग्रो कर रही है तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मानी जाएगी।
थर्ड आता है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो प्रोसेसेस होते हैं, फर्स्ट इज़ कैटाबॉलिज्म, सेकंड इज़ एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को छोटे सब्सटेंस में, सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज़ फॉर्मेशन, जोड़ना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना। तो मेटाबॉलिज्म जिसमें होता है वो एक ऑर्गेनिज्म होगा लिविंग। मूवमेंट, अगर उसमें मूवमेंट है, वो ऑर्गेनिज्म मूव करता है तो वो लिविंग है, रिस्पॉन्स करता है, रिप्रोडक्शन करता है। तो ये सारे 6 प्रोसेसेस जो होते हैं ये एक बेसिक लाइफ की फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफरेंशिएट करते हैं। फिर बात आती है प्लेन्स और सेक्शन की। इसमें बेसिकली 3 ही प्लेन बताए हैं। हम अगर ह्यूमन बॉडी को सीधे एंगल से काटेंगे, अगर वो बॉडी को राइट और लेफ़्ट हाफ्स में डिवाइड करती है तो उसको हम बोलते हैं सैजिटल प्लेन। एंटीरियर पोस्टीरियर पार्ट डिवाइड होती है तो उसको बोलते हैं फ्रंटल और कॉर्नल सेक्शन। थर्ड इज सुपीरियर और इन्फीरियर में अगर हमारी बॉडी डिवाइड हो रही, सुपीरियर ऊपर नीचे, तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स और ट्रांजैक्शन, क्रॉस सेक्शनल और हॉरिजॉन्टल प्लेन। प्लेन सेक्शन डिवाइड करने के बाद हम बात करते हैं सेल की। सेल इट इज़ अ बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ। सपोज दिस इज़ अ सेल। सेल में 3 चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ जिससे जो उसको कवर करती है, बाहर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा, इसके अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ये लिक्विड कंपोनेंट होता है। तीसरा आता है न्यूक्लिक एसिड। ये चीज़ें इसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये एक पूरी सेल बनाती है। सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आते हैं इसके अंदर, वो मिलेंगे हमें साइटोप्लाज्म में, उनको हम फर्दर स्टडी करेंगे। अभी हम बात करते हैं सेल की। तो सेल को हम डिवाइड करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। इन तीनों चीज़ों से मिलकर एक सेल की फॉर्मेशन होती है। फर्स्ट, प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन। जैसे मैंने बताया, एक आउटर कवरिंग होती है जो सेल की बाउंड्री बनाती है। ये एक तरीके से दीवार का काम करती है जो अंदर के ऑर्गन्स को, जो सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है। तो इसका मेन काम प्रोटेक्शन हो गया। तो जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेलेक्टिवली अलाउ करती है सब्सटेंसेस को, या तो वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर आएँ या फिर बाहर जाएँ। जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं जो अंदर लेनी चाहिए वो सारी चीज़ें सेलेक्टिवली ये इन और आउट करवाती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये लिपिड बाइलेयर से बनी होती है। 3 टाइप के लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके अंदर। पहला आता है फॉस्फोलिपिड, दूसरा कोलेस्ट्रॉल, तीसरा है ग्लाइकोलिपिड। जो सेल मेम्ब्रेन है वो इन तीनों लिपिड्स की मॉलिक्यूल से बनी होती है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसके अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है सेल। तो ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस किस तरीके से होता है। इसमें भी 2 प्रोसेसेस होते हैं। पहला पैसिव होता है, दूसरा एक्टिव। पैसिव यानी अपने आप होता है, एक्टिव मतलब कि उसमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ अगर हमें सीढ़ियाँ चढ़नी है तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होगी, वो एक तरीके से हो गया एक्टिव का एग्जांपल। अगर हमें उतरना है सीढ़ियों से तो उसमें इतनी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, हम स्मूथली उतर जाते हैं, तो वो हो गया एक पैसिव का एग्जांपल। उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें पहला आता है पैसिव प्रोसेस। इसमें भी 3 टाइप आते हैं, सिंपल डिफ्यूज़न, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। ये जो पैसिव है इसमें ट्रांसपोर्टेशन, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है कुछ में। पहला सिंपल डिफ्यूज़न, इसमें तो बिना मूवमेंट, मतलब जो सब्सटेंस मूव होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं अक्रॉस मेम्ब्रेन। तो सिंपल डिफ्यूज़न में फ्रीली मूव करते हैं जो सब्सटेंस है। दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न, इसमें मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, एक प्रोटीन होता है जिसकी हेल्प से ये डिफ्यूज़न में, मतलब जो डिफ्यूज़ होते हैं सब्सटेंस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। तीसरा आता है ऑस्मोसिस, इसमें सिर्फ वाटर जो है वो सेल मेम्ब्रेन से अक्रॉस मतलब पास आउट होता है। तो मेनली इसमें ये है, सिंपल डिफ्यूज़न जो है इसमें फ्रीली मूवमेंट होती है सब्सटेंस की, कोई भी सब्सटेंस इसमें मूव कर सकता है। जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है इसमें सेलेक्टिव सब्सटेंस जो है वो मूव करेंगे, जो ये ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन प्रोटीन है इसके हेल्प से।
ये डिसाइड करता है कि कौन से सब्सटेंस को अंदर लेके जाना है। इसमें मेन आते हैं जो एनर्जी के लिए मतलब ज़रूरत होती है जिन चीज़ों की सेल के लिए, जैसे कि ग्लूकोज, ये ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन के थ्रू। और जो तीसरा है ऑस्मोसिस, इसमें सिर्फ वाटर जाएगा। ये एक तरीके से छलनी की तरह होता है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो होती है उसके अक्रॉस जाता है ये। इसमें उसके अक्रॉस में सिर्फ वाटर ही जो नेसेसरी आइटम है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जाता है। फिर दूसरा आता है एक्टिव प्रोसेस। जैसे मैंने बताया इसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है इसमें एनर्जी जो है वो एटीपी से ऑब्टेन की जाती है। और एक्टिव प्रोसेस के एग्जांपल हैं जैसे एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में होता है इंजेक्शन ऑफ सब्सटेंस बाय सेल, कि कोई भी सेल सब्सटेंस को इंजेस्ट कर रही है। और एक्सोसाइटोसिस में होता है जो भी डेड पार्टिकल्स हैं उनको बाहर निकालना। जैसे अगर सेल मेम्ब्रेन के बाहर से मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कोई भी सब्सटेंस अंदर आ रहा है तो वो एक तरीके एंडोसाइटोसिस, तो वो एक तरीके से हो गया एंडोसाइटोसिस, कि बाहर से सब्सटेंस अंदर आ रहे हैं उनको इंजेस्ट किया जा रहा है, जैसे प्रोटीन्स हो गए। दूसरा आता है एक्सोसाइटोसिस, इसमें जो डेड पार्टिकल्स हैं जैसे लाइजोसोम्स आ रहे हैं इसके एग्जांपल, बाहर निकालना, डेड पार्टिकल्स को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बाहर निकालना, ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दो चीज़ों में डिवाइड होता है, पहला होता है साइटोसोल, फ्लूइड जो पोर्शन होता है उसमें, दूसरा आता है ऑर्गेनल्स। साइटोसोल ये इसमें 70 to 90% वाटर पाया जाता है साइटोसोल, मतलब ये लिक्विड पोर्शन इसमें सबसे ज़्यादा होता है। और एक अगर टोटल सेल वॉल्यूम की बात करें तो उसके अंदर 55% पार्ट साइटोसोल का ही प्रेजेंट होता है। साइटोसोल है ये बहुत सारे इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो हमारी बॉडी में, उनकी एक मेन साइट है। इसका एग्जांपल है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के जैसे बहुत सारे जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उनके जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो मेन साइट है साइटोसोल। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनल्स की। ऑर्गेनल्स बहुत सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं इसमें। मेन हम बात करते हैं सेंट्रोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्म। So this is the structure of cell. It contains cell membrane, and these all are the organelles which are present in the cytosol, and this is the main nucleus. Nucleus contains nucleolus. सो सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन हमने पढ़ा कि वो बाहर के जो भी सब्सटेंस है इसके अंदर जो मूव करवानी है, फिर इसके अंदर सेल के अंदर के जो सब्सटेंस है जो बाहर लेके जाने हैं उनमें ये हेल्प करती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव ऑर्गन की तरह भी काम करती है। इसमें ये सेल के अंदर की जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको किसी भी इंजरी से, किसी भी दूसरी चीज़ से ये प्रोटेक्ट करती है। तो अभी हम बात कर रहे थे साइटोसोल की, इसके अंदर साइटोप्लाज्म की। इसके अंदर साइटोसोल होता है, जो लिक्विड पोर्शन है वो साइटोसोल है इसमें, और ये ऑर्गेनल्स है सारे। ऑर्गेनल्स में जैसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया, फिर ये सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, गोल्जी अपैरेटस, साइटोप्लाज्म, ये पूरा ये वैक्यूल्स। तो दिस इज़ द होल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। सो आज अब इसमें हम डिस्कस करेंगे इन ऑर्गेनल्स के बारे में सेपरेटली। सो इसमें पहला आता है साइटोसोल में ऑर्गेनल सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जो होता है ये न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। ये है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम ये जो माइटोसिस डिवीज़न होता है उसमें काम आता है। सेंट्रोसोम के पास में 2 सेंट्रोमियर्स होते हैं। जो माइटोसिस में सेंट्रोमियर्स 2 पोल की तरफ इस तरीके से चले जाते हैं, 2 पोल की फॉर्मेशन बनाते हैं। तो सेंट्रोसोम जो है ये माइटोटिक डिवीज़न में हेल्प करता है। ये नियर न्यूक्लियस होता है, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं इसके सेंटर में, और माइटोसिस के टाइम पे ये। फिर दूसरी बात करते हैं राइबोसोम की।
राइबोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये अटैच होते हैं बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। राइबोसोम 3 टाइप के इसमें होते हैं, एक तो फ्रीली और दूसरे जो होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं। और कुछ राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाए जाते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो मेन जो बेसिक काम है जो राइबोसोम का वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। जो राइबोसोम है ये राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। राइबोसोम जो मेन साइट होती है ये प्रोटीन सिंथेसिस की मेन साइट होती है जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है। राइबोसोम मेनली अभी बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर सिचुएटेड होते हैं और ये फ्रीली जो कुछ राइबोसोम्स हैं वो फ्रीली फॉर्म होते हैं, वो अटैच नहीं होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो प्रोटीन बनाते हैं साइटोसोल के लिए। और जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया पे सिचुएटेड होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन बनाते हैं। तो बेसिकली हमने देखा राइबोसोम ये राइबोसोमल आरएनए पे अटैच हो इससे बना होता है। राइबोसोम का मेन काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। प्रोटीन सिंथेसिस भी अब 3 तरीके से होता है। एक तो फ्री जो राइबोसोम होते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच नहीं होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं साइटोसोल के लिए। जो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं ऑर्गेनल्स के लिए, स्पेसिफिक ऑर्गेनल्स के लिए। और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसमें खुद का उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो खुद के लिए माइटोकॉन्ड्रियल प्रोटीन बनाते हैं। अगला आता है लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग भी बोलते हैं सेल का। ये इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है सेल ऑर्गेनल के अंदर। एक तो इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है ये कि सेल के अंदर जो डाइजेशन करवाता है। लाइसोसोम के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि इसके अंदर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करते हैं और उनको सेल से बाहर लेके जाते हैं। लाइसोसोम जो एंजाइम्स होते हैं वो फैगोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं। लाइसोसोमल एंजाइम्स जो है ये डाइजेस्ट करवाते हैं, जो भी डेड सेल्स एंड डैमेज टिश्यूज़ हैं उनको डाइजेस्ट करेंगे और सेल से बाहर भेजते हैं। फिर हम बात करते हैं एंडोप्लाज्म की। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरीके का होता है, 2 फॉर्म में पाया जाता है ये, एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ जो होता है ये ग्रेनुलर होता है और दूसरे वाला एग्रेनुलर, मतलब इस पे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। जो राइबोसोम्स हैं वो अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ और ये प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कराता है। दूसरे एग्रेनुलर और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये साइट होती है लिपिड्स की और स्टीरॉयड सिंथेसिस की। फिर आते हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपैरेटस, वेसल्स लाइक ट्यूब जो बनी होती हैं। और ये बड़ा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम अटैच है। और ये है फ्री स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये फ्रीली है, इस पर कोई राइबोसोम अटैच नहीं है। तो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये थिन मेम्ब्रेनस सैक लाइक ऑर्गेनल है, ये हर सेल में प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम होता है जब प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का ये काम करवाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फिर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो एक ओवल शेप सेल ऑर्गेनल है। इसका मेन काम है एरोबिक सेल रेस्पिरेशन में हेल्प करवाता है। इसके अंदर एक एंजाइम होता है जो इसमें हेल्प करवाता है एरोबिक सेल रेस्पिरेशन में। एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन जहाँ रेस्पिरेशन के लिए ज़रूरत होती है एक। फिर हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, ये इसको हम मेन बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। और ये जो हमारी बॉडी के एक्टिव ऑर्गन्स हैं, लार्जर ऑर्गन्स हैं, उसमें ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया 2 तरीके की इसमें फॉर्मेशन होती है, माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे और माइटोकॉन्ड्रियल बाहर के जो फोल्ड्स होते हैं उनको क्रिस्टे बोलते हैं, लाइक दिस। ये जो बाहर के फोल्ड्स दिख रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में इनको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टे। और अंदर जो वैक्यूल्स दिख रहे हैं, कैविटीज़ दिख रही हैं, इनको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रियल जो क्रिस्टे होते हैं, जो ऊपर वाले फोल्ड होते हैं, ये होती है मेन साइट एरोबिक रेस्पिरेशन की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है जो कि मदर से इनहेरिटेड होता है उसको। इसमें 37। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूक्लियस की।
न्यूक्लियस ओवल शेप होता है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर है गोल सी राउंडेड ओवल शेप न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है। ये इसके अंदर क्रोमेटिन है, जेनेटिक मटेरियल। न्यूक्लियस के अंदर जीन प्रेजेंट होती है जो कि एक जेनेटिक हेरिडेटरी यूनिट है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है जिसके अंदर 2 टाइप्स होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए की बात करें तो ये होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका, और इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर पाई जाती है। डीऑक्सीराइबोस शुगर जो होती है उसमें पेंटोस शुगर, फॉस्फोरिक एसिड और 4 में से एक बेस प्रेजेंट होता है। अब इसमें जो बेस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 2 प्यूरिन बेस और 2 pyrimidine बेस। प्यूरिन में आते हैं एडिनाइन, ग्वानिन, और दूसरे 2 pyrimidine जो बेस होते हैं उसमें पाए जाते हैं थायमिन और साइटोसाइन। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़ी हुई होती है। इस तरीके से हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर है डीएनए, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी होती है। और इसमें जो पेयर होएगा, जो एडिनोसिन है, ये एडिनोसिन थायमिन से अटैच होता है और ग्वानिन साइड अटैच होता है। ये होता है डीएनए के अंदर। दूसरी बात करते हैं आरएनए की। और डीएनए की जो इम्पोर्टेंस है वो ये भी है कि डीएनए को हम फिंगरप्रिंटिंग में यूज़ करते हैं। फिंगरप्रिंटिंग से डीएनए मैच किया जाता है। फिर बात करते हैं राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए की। ये ज़्यादातर आरएनए वायरसेस में प्रेजेंट होता है। आरएनए वायरस होते हैं ज़्यादातर। और आरएनए में जो बेस प्रेजेंट होते हैं इसमें राइबोस शुगर प्रेजेंट होती है, उसमें डीऑक्सीराइबोस होती है, इसमें राइबोस। आरएनए में जो बेस प्रेजेंट होते हैं वो पहला है यूरेसिल क्या pyrimidine बेस है, उसमें था थायमिन, इसमें यूरेसिल है, और यूरेसिल उसमें डीएनए में एब्सेंट होता है। आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है। आरएनए 3 टाइप का होता है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। मैसेंजर आरएनए का काम होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। ट्रांसक्रिप्शन जो सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए है उसकी फर्स्ट स्टेज है। पहला आता है ट्रांसक्रिप्शन, फिर ये 10 to 20% टोटल आरएनए में प्रेजेंट होता है मैसेंजर आरएनए। ट्रांसफ़र आरएनए ये बनाता है साइटोप्लाज्म, ये भी 10 to 20 पार्ट में। राइबोसोम जो आरएनए है ये इट एग्जिस्ट विद इन द राइबोसोम एंड असिस्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस की जो मेन साइट होती है वो होती है राइबोसोमल आरएनए, और आरएनए का 60 to 80% पार्ट राइबोसोमल आरएनए होता है।